स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मिनिमम वेजेस एक्ट एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। नाउ ये दोनों ही एक्ट आपके रिलेटेड हैं वेजेस से और इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, तो दोनों ही एक्ट को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो सारे रेलिवेंट प्रोविजंस जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ। अगर आपको इस सेशन की पीपीटी चाहिए या जो मैं कंटेंट इस सेशन में यूज कर रही हूँ, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। तो टेलीग्राम पे आप कलेक्ट कर सकते हैं ये सारी पीपीटीज, सारा कंटेंट, नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन एंड ऑल द डिटेल्स अबाउट द क्लास यू कैन गेट ऑन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल, राइट। सो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से इस टेलीग्राम चैनल पे, एंड सिमिलरली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। Now, we are going to discuss about the Minimum Wages Act first, right? तो ये पर्टिकुलर एक्ट क्यों लेकर आए? तो इस एक्ट को इनैक्ट किया गया इस पर्पज से कि इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी इन द ईयर 1928। तो इस ईयर में जो ये कॉन्फ्रेंस हुई, तो वहाँ पे एक रिकमेंडेशंस बनाई गई, रिकमेंड किया गया कि एक मिनिमम वेजेस एक्ट लेकर आना चाहिए ताकि आप वर्कर को एक सेट अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट दो, उससे नीचे आप अलाउड नहीं हो उससे काम करा के उससे काम कराने से या उसको वेजेस देने के लिए। नाउ ये इसलिए किया गया कि भाई जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनको एटलीस्ट मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करी जाए। मतलब बेयर मिनिमम चीज़ें होती है ना कि हाँ वो अपनी लाइवलीहुड अच्छे से मेंटेन कर सके, तो उसको मिनिमम वेजेस उसके काम के उसको प्रोवाइड किया जाए और वर्कर जो है उसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए एम्प्लॉयर द्वारा, राइट। तो बेसिकली प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है इसका? प्रिवेंशन ऑफ स्वेटिंग और यू कैन से द पेमेंट ऑफ अनड्यूली वेजेस टू द अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स। कि भाई अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स को बहुत ही कम वेजेस देके ऐसा नहीं कर सकते, आप उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते कि उनसे आपने काम ज्यादा करा लिया और उनको बहुत कम वेजेस दिए। तो इस वजह से यहाँ पे ये एक्ट इनैक्ट किया गया, एटलीस्ट एक मिनिमम वेज सेट कर दिया जाए कि भाई अगर आपने किसी पर्सन से इतना काम कराया है तो आपको इतने वेजेस तो देने ही देने होंगे, राइट। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है इस एक्ट में। तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि भाई एम्प्लॉय कौन होगा इस मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए, तो ये कहता है कि कोई भी पर्सन जिसने काम किया है स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में। नाउ ये स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट बार बार आएगा एंड विल बी डिस्कसिंग दिस डेफिनेशन आल्सो अभी थोड़ी देर में, बट यहाँ पे ये कहता है कि किसी भी पर्सन ने अगर उस स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में काम किया है और वो काम किया है, वो काम किसी भी काइंड का हो सकता है, मैनुअल हो सकता है, स्किल हो सकता है, अनस्किल्ड हो सकता है, क्लरिकल हो सकता है, किसी भी नेचर का काम हो सकता है। वो अगर उस पर्सन ने काम किया है फॉर रिवॉर्ड, फ्री में नहीं किया है, फॉर रिवॉर्ड अगर उस पर्सन ने काम किया है स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में, तो उसको आप क्या कहोगे? एम्प्लॉय कहोगे। नाउ जस्ट रीड आउट दिस डेफिनेशन। इट सेज दैट एम्प्लॉयज टू मीन एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड, जिसको एम्प्लॉय किया गया है फॉर हायर और रिवॉर्ड, फ्री में वो काम नहीं कर रहा है, उसको पैसे दे रहे हो उसके लिए, किसी काम के लिए जो स्किल्ड है या फिर अनस्किल्ड है, मैनुअल है या फिर क्लरिकल है, इन द स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट ही इज एम्प्लॉयड इन रिस्पेक्ट और which minimum rate of wages has been fixed, जिसके लिए मिनिमम वेजेस फिक्स किए गए हैं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसको आप क्या कहोगे? एम्प्लॉय कहोगे। अब ये कहता है फर्दर इस डेफिनेशन में आउट वर्कर्स भी इंक्लूड हैं। तो जो आउट वर्कर्स कौन से होते हैं? जो एम्प्लॉयड हैं उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में, उस इंडस्ट्री में, उस फैक्ट्री में, बट देन वो जो है बाहर जाके काम कर रहे हैं, उस प्रेमाइसिस में काम नहीं कर रहे हैं, घर ले जाके काम कर रहे हैं, इस तरीके का अगर कोई काम कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? आउट वर्कर कहते हैं। तो आउट वर्कर भी आपका इस एम्प्लॉय की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है, राइट। या फिर कोई भी एम्प्लॉय जिसको स्टेट गवर्नमेंट या फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर नोटिफाई करती है, स्पेसिफाई करती है, तो वो वाले एम्प्लॉयज भी आपकी इस डेफिनेशन में फॉल करेंगे। It includes an out worker and employees declared to be an employee by the appropriate government. That can be either state government or your central government. तो अगर बता दिया है, स्पेसिफाई किया है, तो वो भी इस डेफिनेशन में फॉल करेंगे। तो डाउन द लाइन इफ वी से कि डेफिनेशन की एम्प्लॉय में कौन कौन फॉल करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉयड है स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में, वो काम कर रहा है, उसको हायर किया गया है, ठीक है, और उसको उसके लिए बदले रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं, और वो किसी भी तरीके का काम कर रहा है, चाहे वो मैनुअल हो, क्लरिकल हो, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, और उसके लिए फिक्स वेजेस फिक्स किए गए हैं, मिनिमम वेजेस फिक्स किए गए हैं, तो वो पर्सन क्या है? एम्प्लॉय कहलाएगा इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए। क्लियर? आउट वर्कर्स भी इसमें आपके इंक्लूड किए जाते हैं। नाउ स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट का मतलब देखो कि इस पूरे एक्ट में स्केड्यूल दे रखा हुआ है। इस स्केड्यूल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो यहाँ पे पार्ट 1 में देयर आर लॉट मेनी एस्टैब्लिशमेंट्स जिनको कहा गया है कि भाई इस शेड्यूल के पार्ट 1 में फॉल करेंगे। बहुत सारी वेरियस इसमें एम्प्लॉयमेंट्स है, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया,
एंड मेनी अदर आर देयर, ठीक है, एक पूरी लिस्ट है, वो आपका होमवर्क है, आप चेक कर सकते हैं शेड्यूल 1 और इसका पार्ट 1। और शेड्यूल 2 में सिर्फ एक्सक्लूसिवली बात करी गई है एग्रीकल्चर की, राइट। तो जब ये इनिशियली एक्ट आया था तो उसके पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ आपकी 12 एंट्रीज थी, ठीक है। धीरे धीरे ये पावर दी गई स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, कि वो नोटिफिकेशन द्वारा उसमें ऐड करती जा सकती है। मतलब गवर्नमेंट के पास ही पावर है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, कि वो चाहे तो उसमें एड ऑन्स भी कर सकती है शेड्यूल 1 के पार्ट 1 में। कुछ चीजें, कुछ एम्प्लॉयमेंट्स को शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स स्पेसिफाई कर सकती हैं, राइट। नाउ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स मींस एन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन दिस शेड्यूल, जो शेड्यूल में एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाई कर रखी है उनको हम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं। और एनी प्रोसेस और ब्रांच ऑफ वर्क फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट। नाउ ये कह रहा है अगर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट का, मान लो पार्ट 1 में कोई एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, शेड्यूल 1 के पार्ट 1 में कोई एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, तो उसका कोई ब्रांच भी है, उसको भी हम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट ही मानेंगे, राइट। नाउ नोट यहाँ पे एक दे रखा है आपको, दैट इस शेड्यूल को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, जैसे मैंने आपको बताया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और पार्ट 1 जो है मेनली डील करता है बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट से, जिसमें आपका कंस्ट्रक्शन आ रहा है और बहुत सारी चीजें आ रही हैं उस पूरे लिस्ट में। एंड पार्ट 2 में एक्सक्लूसिवली बात करी गई है एग्रीकल्चर की, राइट। नाउ यहाँ पे ये बात बताई गई कि इन जो भी एम्प्लॉयमेंट्स हैं आपके, जो शेड्यूल 1 में जो एम्प्लॉयमेंट्स दे रखी है, इनके लिए आपको फिक्स करना पड़ेगा मिनिमम वेज, राइट। इट वाज रियलाइज्ड दैट इट वुड बी नेसेसरी टू फिक्स मिनिमम वेजेस इन मेनी मोर एम्प्लॉयमेंट्स टू बी आइडेंटिफाई इन द कोर्स ऑफ टाइम। तो अगर जरूरत पड़ रही है तो आप कुछ एम्प्लॉयमेंट को शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में डाल सकते हो और उसके लिए मिनिमम वेजेस भी फिक्स कर सकते हो, राइट। नाउ अकॉर्डिंगली ये पावर दी गई है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि वो ऐड कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट टू द शेड्यूल बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर जो आपका इस पर्टिकुलर एक्ट में दे रखा है। तो जो एक्ट में प्रोसीजर दे रखा है उसको फॉलो करके एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऐड ऑन कर सकती है इस शेड्यूल में एम्प्लॉयमेंट्स को, राइट। फिर वो फॉलो करेंगे आपके शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जिसके लिए मिनिमम वेजेस फिक्स किए जाएंगे। नाउ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस कि कैसे फिक्स होंगे, कौन फिक्स करेगा, राइट। नाउ यहाँ पे कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अगेन सारी पावर किसको दे दी गई है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दे दी गई है टू फिक्स मिनिमम वेज ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस पेबल टू द एम्प्लॉय ऑफ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। तो जो भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में लोग जो एम्प्लॉयमेंट्स में जो लोग काम करते हैं उनके लिए मिनिमम वेज फिक्स किया जाएगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा, जो स्पेसिफाइड है आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस शेड्यूल के, राइट। और न्यू एम्प्लॉयमेंट एडेड टू दिस शेड्यूल, अगर कोई नया एम्प्लॉयमेंट भी शेड्यूल में ऐड किया गया है तो उसके लिए भी मिनिमम वेजेस फिक्स किए जाएंगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कि जब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करेगी आपका मिनिमम वेजेस रेट, तो वो फिक्स कर सकती है पूरे स्टेट के लिए, नाउ या फिर कुछ पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए। नाउ सपोज अगर हम बात करें पार्ट 1 की, ठीक है, तो पार्ट 1 में जो भी आपके एम्प्लॉयमेंट्स आ रहे हैं उसके लिए तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पूरे स्टेट में ही एप्लीकेबल करती है वो रूल। वो मिनिमम वेज जो है वो पूरे ही स्टेट में जितने भी एम्प्लॉयमेंट्स है उस पर एप्लीकेबल होगा। लेकिन जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, मतलब पार्ट 2 की बात करते हैं, तो वहां पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए भी फिक्स कर सकती है मिनिमम वेजेस। लाइक अगर ये मान लो आपका पूरा स्टेट है तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए भी मिनिमम वेज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है। बट पार्ट 1 में जो लिस्ट दे रखी है शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स की, उस शेड्यूल में, उस शेड्यूल के पार्ट 1 में जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं उसके लिए उसको पूरे स्टेट के लिए ही फिक्स करना पड़ेगा मिनिमम वेज, उसमें वो पार्ट के लिए नहीं कर सकती। लेकिन पार्ट 2 में वो आधे स्टेट के लिए या कुछ पोर्शन ऑफ द स्टेट के लिए भी फिक्स कर सकती है मिनिमम रेट, राइट, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। नाउ दिस इज व्हाट रिटन हियर दैट अ पार्ट ऑफ स्टेट इंस्टेड ऑफ होल ऑफ द स्टेट मिनिमम वेज फिक्स कर सकती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। पार्ट ऑफ द स्टेट इंस्टेड ऑफ होल स्टेट, पूरे स्टेट की जगह वो किसी पर्टिकुलर पार्ट में भी कर सकती है वो फिक्स रेट, ठीक है। एनी स्पेसिफाइड क्लास और क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द होल ऑफ द स्टेट, या फिर कोई स्पेसिफाइड क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए फिक्स कर रही है मिनिमम वेज, एनी क्लास स्पेसिफाइड क्लास और क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ पार्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। सिमिलरली किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्टेट में भी कोई क्लास है एम्प्लॉयमेंट का, उनके लिए भी फिक्स कर सकती है आपका मिनिमम वेज, राइट। नाउ एम्पावर करता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कोई पर्टिकुलर सेक्शन की वो फिक्स करे और रिवाइज करे मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर डिफरेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए वो फिक्स कर सकती है। डिफरेंट क्लास ऑफ वर्क इन द सेम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, तो सेम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी दूसरे क्लास ऑफ वर्कर्स के लिए डिफरेंट आपका फिक्स कर सकती है रेट मिनिमम वेज।
अडल्ट, अडोलसेंट, चिल्ड्रन एंड अप्रेंटिस के लिए अलग अलग वेजेस भी फिक्स कर सकती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, राइट। एंड डिफरेंट लोकेलिटीज के लिए भी अलग अलग वेजेस फिक्स कर सकती है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है, उसको डिवाइड किया गया 4 पार्ट्स में, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टेट जो है इस पार्ट के लिए, मान लो A, B, C एंड D, ये 4 पार्ट हैं एक स्टेट के। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि पार्ट 1 में यहाँ पे मिनिमम वेज फिक्स कर दे आपके 4000 रुपीज, यहाँ पे कर दे वो 2500 रुपीज मिनिमम वेज, यहाँ पे कर दे वो आपका 3000 रुपीज मिनिमम वेज, और यहाँ पे कर दे सपोज फॉर एग्जाम्पल 8000 रुपीज। तो ये लोकेलिटी के बेसिस पे, अगेन वहाँ पे क्या लोकेलिटी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है या नहीं, उसके हिसाब से वो चेक करके आपका मिनिमम वेज अलग अलग लोकेलिटीज के लिए अलग अलग भी डिसाइड कर सकती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, राइट। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो पार्ट 1 में जो स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स हैं आपके, उसके लिए जब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करती है वेजेस, तो उसको पूरे पार्ट ऑफ द स्टेट पे अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है जो आपके स्केड्यूल 1 में पार्ट 1 में कुछ एम्प्लॉयमेंट्स दे रखी हैं, तो जब उन एम्प्लॉयमेंट्स के रिस्पेक्ट में मिनिमम वेजेस फिक्स किए जाएंगे तो वो एप्लीकेबल होंगे आपके पूरे पार्ट ऑफ द स्टेट पे, राइट। बट जब एग्रीकल्चर में हम आ जाते हैं पार्ट 2 में जो बता रखा है, तो पार्ट 2 के केस में वो पार्ट ऑफ द स्टेट पे भी एप्लीकेबल कर सकती है या फिर पूरे स्टेट पे भी एप्लीकेबल कर सकती है। डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटी के लिए डिफरेंट वेजेस फिक्स कर सकती है, ठीक है, रेट फिक्स कर सकती है वेजेस का वो डिफरेंट लोकेलिटी के लिए भी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ये वाले केस में। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग अहेड, रिविजन ऑफ मिनिमम वेजेस। अब यहाँ पे रिविजन कौन करेगा? अगेन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही करेगी। तो ये कहता है कि रिव्यू भी कर सकती है और रिवाइज भी कर सकती है मिनिमम वेजेस जो ऑलरेडी फिक्स कर रखे हुए हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी फिक्स्ड हैं विद इन द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो मतलब 5 ईयर्स के अंदर वो रिव्यू या रिवाइज कर सकती है इस मिनिमम वेजेस को, जो भी रेट है वेजेस का उसको रिवाइज कर सकती है। बट इट इज ऑथराइज टू डू सो इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स एंड अंटिल द वेजेस आर रिवाइज्ड द मिनिमम रेट जो ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा है वही एप्लीकेबल होगा। जब तक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिवाइज नहीं कर रही है, तो जब तक प्रिवेलिंग मिनिमम रेट है वही एप्लीकेबल होता आएगा। However, the state government has the power to apply the revised rate only to the part of the states. Further, the appropriate government is authorized to fix and revise the minimum rate of wages of different schedule employment or different class of work in the same schedule employment or different localities or adult, adolescent children, or you can say apprentice. As we have discussed it कि वो different localities के लिए, adult के लिए, adolescent के लिए अलग अलग minimum rate fix कर सकती है government, right? Now the minimum rate of the wages can also be fixed in accordance with the wage period. अब ये कहता है कि wage period के हिसाब से भी आप मिनिमम रेट फिक्स कर सकते हो। जैसे आप कर सकते हो आर्ली बेसिस पे, पर डे बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, या फिर आर के बेसिस पे आप फिक्स कर सकते हो। जैसे कि मान लो पर डे कि आपको ₹100 दिए जाएंगे पर डे, दैट इज फॉर 8 hours you will be given 100 rupees फॉर एग्जाम्पल, राइट। सिमिलरली वो डेज के बेसिस पे भी कर सकती है, मंथली बेसिस पे भी कर सकती है, इनफैक्ट लार्जर पीरियड के लिए भी फिक्स किया जा सकता है ये आपका मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। नाउ टॉकिंग अबाउट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस की क्या मिनिमम रेट होगा, तो यहाँ पे अगेन रिवाइज और फिक्स कौन कर रहा है आपके मिनिमम रेट? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर रही है, राइट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कंसिस्ट अ बेसिक रेट ऑफ वेज and a special allowance at the rate to be adjusted at such intervals and in such manner as may be the appropriate government may direct to accord as nearly as practicable with the variation in the cost of living index applicable to such work. Now just see here, it is important कि किस बेसिस पे वो मिनिमम रेट को फिक्स करेगी वेजेस को। तो यहाँ पे कहती है कि पहले पॉइंट में बेसिक वेज आपका along with the cost of living, the cost of living, ठीक है। और ये कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टेबल है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से चेंज कर सकती है इस कॉस्ट ऑफ लिविंग को, राइट। तो इस हिसाब से वो मिनिमम वेज फिक्स करेगी। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे कहता है अ बेसिक रेट ऑफ वेजेस विद और विदाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस एंड द कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। ये कहता है कि बेसिक वेज साथ में कंसेशन पे आपका कंसेशन वैल्यू you can say of essential commodities,
मतलब कि सस्ते रेट पे आपको एसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है। तो कैश वैल्यू ऑफ द कंसेशन रेट पे जो आपको कैश एसेंशियल कमोडिटीज दे रही हैं उसको ऐड कर दिया जाएगा बेसिस वेज में। अब इसमें आपका हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग ऐड हो या फिर ना हो। थर्ड केस में यहाँ पे कह रहा है दैट तीनों चीजें आएंगी, ऑल इंक्लूसिव, ठीक है। ऑल इंक्लूसिव रेट अलाउइंग फॉर द बेसिक रेट एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस एंड द कैश वैल्यू ऑफ द कंसेशन इफ एनी, ठीक है। तो इस तरीके से वो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को फिक्स करती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपकी, राइट। नाउ इफ वी रीड द सेक्शन एज अ होल तो क्या समझ में आएगा आपको, दैट सेक्शन 4 में बता रखा है कि कोई भी मिनिमम रेट जो फिक्स किया जाएगा या रिवाइज किया जाएगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा, वो इस तरीके से रिवाइज और फिक्स किया जाएगा, ठीक है। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में पहला कि बेसिक वेज और साथ में कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। ये तो ये हो सकता है कॉस्ट ऑफ लिविंग या बेसिक वेज। अब ये कॉस्ट ऑफ लिविंग वेरिएबल है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है। सेकेंड पॉइंट में कहता है कि बेसिक वेज प्लस जो भी कैश वैल्यू आपको दी जा रही है, जितने सस्ते में आपको जो है एसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइड की जा रही है, वो अमाउंट ऐड ऑन कर दी जाएगी। इसमें मे और मे नॉट, विद और विदाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग हो सकता है। लास्ट में कहता है कि सारी चीजें हो सकती हैं, बेसिक वेज भी हो सकता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हो सकता है, और साथ में आपका दिस कैश वैल्यू ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी जो भी आपको कंसेशन में प्रोवाइड करी जा रही है वो भी हो सकता है, राइट। तो ये इन तीनों बेसिस पे इसके रिस्पेक्ट में फिक्स किए जा सकते हैं आपके मिनिमम वेजेस रेट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन फैक्टर्स के बेसिस पे आपको आपके लिए फिक्स कर देती है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। क्लियर। नाउ cost of living allowances and cash value of concession are to be computed by the competent authority at such intervals and in accordance with the direction as may be specified by the appropriate government. तो अब ये आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना होगा वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी। सिमिलरली क्या कैश वैल्यू होगी उस एसेंशियल कमोडिटी की जो आपको कंसेशन में दी जा रही है, वो सारी चीजें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी, उनका परव्यू है, वो उनका ही काम है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जैसे डायरेक्शन देती है उसके रिस्पेक्ट में, उस तरीके से वो अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया जाएगा और वो आपका बेसिक वेज के साथ ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स कर दिए जाएंगे। क्लियर। नाउ क्या प्रोसीजर है फिक्स करने का और क्या प्रोसीजर है फिक्स करने का या फिर रिवाइज करने का मिनिमम वेजेस को। नाउ यहाँ पे दो मेथड्स दे रखे हैं, एक है आपका कमिटी मेथड, ठीक है, एक है आपका कमिटी मेथड और दूसरा है आपका नोटिफिकेशन मेथड। तो कमिटी मेथड में क्या कहता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, एक कमेटी फॉर्म करेगी, ठीक है। उस कमेटी से एडवाइस लेगी, उस कमेटी जब उस पर इंक्वायरी कर लेगी, उस पूरी चीज़ों को सब चीज़ें इंक्वायर करने के बाद एडवाइस दे देगी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जो है इस एडवाइस को मान के एक मिनिमम रेट आपका फिक्स कर देगी। उसको हम क्या कह रहे हैं, कमेटी मेथड कह रहे हैं। नाउ जस्ट सी, दो तरीके से यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, फिक्स किया जाता है मिनिमम वेज रेट या फिर आपका रिवाइज किया जाता है मिनिमम वेज रेट। अब यहाँ पे इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड एक अडॉप्ट किया जा सकता है। तो पहला मेथड क्या है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एज मेनी कमिटीज और सब कमिटीज, कमिटीज और सब कमिटीज को अपॉइंट कर देगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। फिर वो इंक्वायरी करेंगे और फिर वो एडवाइस कर देंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्सेशन और यू कैन से रिविजन ऑफ द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, कमिटी मेथड कहते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दी नोटिफिकेशन मेथड, अब इसमें क्या होता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक प्रपोजल देती है, एक प्रपोजल देती है जनरल पब्लिक को कि भाई उनको नोटिफाई करती है या प्रपोजल देती है कि हम जो है इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए हम फिक्स करने जा रहे हैं मिनिमम वेज, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने प्रपोजल दिया, अब जनरल पब्लिक क्या करेगी, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेगी और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजने के बाद वो कंसल्ट एडवाइस लेगी कमिटी से, और एडवाइस लेने के बाद वो फाइनली नोटिफाई कर देगी ऑफिशियल गैजेट में कि भाई इस पर्टिकुलर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के इस एम्प्लॉयमेंट के लिए ये मिनिमम वेज जो है फिक्स किए गए हैं। Now this is what is your notification method. Now let's see, the appropriate government shall by notification in the official gazette publish its proposal देगी for the information of the interested person, जो भी interested person है उनकी information के लिए यहाँ पे proposal निकालेगी आपकी appropriate government, ठीक है, and the affected party and specify a date not less than 2 months। तो 2 महीने का टाइम देगी उन representatives को आने के लिए। नोटिफिकेशन निकाला, उसके बाद 2 महीने के टाइम देगी कि भाई रिप्रेजेंटेटिव्स आ सकें, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, जो भी अफेक्टेड पर्सन है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव आ सके, इसके लिए 2 महीने का टाइम देगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑन विच द प्रपोजल विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। नाउ आफ्टर रिसीविंग द ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द पार्टीज, द गवर्नमेंट में कंसीडर एंड फिक्स एंड रिवाइज द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस
विद अ फ्रेश नोटिफिकेशन टू बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। तो उसके बाद उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, जो भी उनके ऑब्जेक्शन है, जो भी उनकी राय बात है वो सुनेंगे, ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। उसके बाद एडवाइस लेगी, वो एडवाइस लेने के बाद फाइनली एक फ्रेश नोटिफिकेशन से पब्लिश कर देगी, भाई ये है आपका मिनिमम वेज फॉर दिस पर्टिकुलर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के, इस एम्प्लॉयमेंट के लिए ये है आपका मिनिमम वेज। इसको हम क्या कह रहे हैं, नोटिफिकेशन मेथड कहते हैं, राइट। नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ कमिटी और यू कैन से एडवाइजरी बोर्ड इस पर्टिकुलर केस के लिए कि each of the committee or your subcommittee and advisory board shall consist of a person to be nominated by the appropriate government। अब इस advisory board में कौन से लोग होंगे, जिनको appropriate government nominate करेगी। representing employers in the scheduled employment, employees in the scheduled employment who shall be equal in number, मतलब कि जिस भी स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए वो मिनिमम वेज फिक्स कर रही है, तो उसके भी रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, एम्प्लॉयर की तरफ से, एम्प्लॉय की तरफ से भी आएंगे, और ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए नंबर में, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट पर्सन नॉट एक्सीडिंग 1/3, नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबर। तो जितने भी टोटल मेंबर आए हैं उसमें से 1/3 होने चाहिए आपके इंडिपेंडेंट पर्सन। वन ऑफ सच इंडिपेंडेंट पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन। तो फिर उसमें से एक चेयरमैन अपॉइंट कर देगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उस इंडिपेंडेंट पर्सन में से एक इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाएगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि एक फिगर लेते हैं, मान लो 9 मेंबर्स आए, 9 लोगों को नॉमिनेट किया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने। अब इस 9 नंबर में से 3 होंगे एम्प्लॉयर की तरफ से, 3 होंगे एम्प्लॉय की तरफ से, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली 1/3 क्या होगा इस टोटल नंबर का, 9 का टोटल नंबर 9 है, टोटल नंबर को जो नॉमिनेट किया वो 9 है, उसमें से 1/3 क्या हुआ, 3 हुआ, राइट। तो ये होंगे आपके इंडिपेंडेंट पर्सन। अब इन 3 में से किसी एक को चेयरपर्सन बना दिया जाएगा, चेयरमैन बना दिया जाएगा उस पर्टिकुलर कमेटी का, राइट। और जो ये इंडिपेंडेंट पर्सन है 3, ये ना तो एम्प्लॉय की तरफ से होंगे ना ही एम्प्लॉयर की तरफ से होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ये 3-3 होने चाहिए। मतलब हमारे केस में जो हमने एग्जाम्पल लिया है 9 का, तो वो 3-3 होने चाहिए, ठीक है। या आप यू कैन से कि यहाँ पे एम्प्लॉयर की तरफ से अगर 4 रिप्रेजेंटेटिव हैं या एम्प्लॉय की तरफ से अगर 4 रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो यहाँ पे एक ही बचेगा, राइट, एक ही बचेगा। 4 + 4 ऑलरेडी 8 हो गया, एंड देन ओनली वी हैव टोटल 9 मेंबर्स, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बचेगा। तो यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर पर्सन होगा वो क्या होगा, चेयरपर्सन होगा, चेयरमैन होगा, और वो इंडिपेंडेंट पर्सन कहलाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपकी कमिटी का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे नॉमिनेशन कौन करता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। एग्जामिनेशन के लिए बस ये ध्यान रखना कि इक्वल नंबर रहते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के, और टोटल मेंबर का 1/3 पर्सन होता है इंडिपेंडेंट पर्सन। तो उसमें से वो जो है आपका उसको हम चेयरपर्सन बनाते हैं, चेयरमैन बना देते हैं, क्लियर। नाउ वेजेस ऑफ वर्कर हु वर्क्स फॉर लेस देन नॉर्मल वर्किंग आवर। अब नॉर्मल वर्किंग आवर मान लो 8 घंटे है, अगर वो 8 घंटे से कम काम कर रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में एम्प्लॉय जो है उसको नॉर्मल वर्किंग डे के पैसे देगा। नाउ दिस इज व्हाट रिटन हियर दैट इफ द एम्प्लॉइज हुज मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हैज बीन फिक्स्ड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में उसके वेजेस जो है फिक्स कर रखे हैं, बाय द डे works on any day on which he was employed for a period less than the request number of hours, उसके लिए आर्ली बेसिस पे उसको फिक्स कर रखा है, और वो आर्ली बेसिस से कम काम कर रहा है, मान लो 8 घंटे बोला है काम करने को, बट वो कर सिर्फ 4 ही घंटे काम रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में he shall be entitled to receive wages in respect of work done by him on that day as if he had worked for a full normal working day। अब यहाँ पे as if करके एक लीगल फ्रिक्शन क्रिएट कर दिया गया है इस एक्ट में, दैट इज कि ऐसा माना जाएगा कि उसने पूरे दिन काम किया, उसको पूरे दिन पैसे मिलेंगे, अनलेस, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है सेव एज अदरवाइज हेयरइन प्रोवाइडेड, मतलब कि अगर मान लो उसने विलफुली, वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है या फिर मिसकंडक्ट कर रहा है या जानबूझ के नहीं काम करना चाह रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में उसको फुल टाइम का पेमेंट नहीं मिलेगा। बट जनरली अगर मान लो उसने सिर्फ 4 घंटे काम किया, कुछ और इश्यूज हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में उसको फुल डे का ही पैसा मिलेगा, फुल डे का वेजेस उसको प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ अथॉरिटीज एंड क्लेम्स, अगर मान लो मिनिमम वेज से कम पैसे मिलते हैं, तो आप अपनी डिस्प्यूट, अपने जो ये डिस्प्यूट है इसको किस अथॉरिटी के सामने रेज करोगे या अपने क्लेम को कहाँ करोगे, राइट। अब यहाँ पे कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करेगी फॉलोइंग अथॉरिटीज को,
कि वो इस केस को सुने और डिसाइड करें स्पेसिफाइड एरिया में एनी क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ द पेमेंट लेस देन द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। मतलब अगर कोई ये क्लेम करता है कि मुझे मिनिमम रेट से कम पैसे मिले गए हैं, कम वेजेस मिले गए हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में उन डिस्प्यूट्स को कौन सुनेगा। तो यहाँ पे कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर सकता है किसी भी कमिश्नर को फॉर वर्कर्स कंपनसेशन, और एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्साइज कर रहा है फंक्शन एज अ लेबर कमिश्नर of any region, और any officer of state government not below the rank of labor commissioner। स्टेट गवर्नमेंट में लेबर कमिश्नर के रैंक से नीचे का वो पर्सन अपॉइंट नहीं होना चाहिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा, या कोई भी अदर ऑफिसर जिसके पास एक्सपीरियंस है एज अ जज ऑफ अ सिविल कोर्ट, उनको अपॉइंट कर देगा कि वो ये सारी अथॉरिटीज इन सारे क्लेम्स को, इन सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकती हैं, जहाँ पे भी मुद्दा ये आ रहा है कि आपको मिनिमम वेजेस से कम दिए जा रहे हैं। नाउ द अथॉरिटी सो अपॉइंट शैल हैव द जुरिसडिक्शन टू हियर एंड डिसाइड द क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ पेमेंट less than the minimum wages act or in respect of the payment remuneration for day of rest or work done on such any day or for the payment of overtime। तो इन सब के रिस्पेक्ट में ये सारी अथॉरिटीज सुन सकती हैं उन क्लेम्स को। नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, तो यहाँ पे कहता है कि कोई भी एम्प्लॉयर जो फेल हो जाता है पे करने में एम्प्लॉय को लेस देन द मिनिमम वेजेस, मतलब अब वो मिनिमम वेजेस से भी कम पे कर रहा है, अगर ये उसकी गलती है, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉयर जो पे करता है एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेस से कम जो फिक्स किए गए हैं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए या क्लास ऑफ वर्क के लिए, लेस देन द अमाउंट ड्यू टू हिम अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड कंट्रोवेंस ऑफ एनी रूल और ऑर्डर मेड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट शैल बी पनिशेबल with the imprisonment of 6 months and fine which may extend to 5,000 rupees। तो उसको 6 महीने की जेल की हवा खानी पड़ सकती है और फाइन उस पर लगाया जा सकता है कितना, 500 रुपए तक का, या फिर दोनों, राइट। तो ये ऑफेंस ये अगर ऐसा करता है वो, अगर वो मिनिमम वेजेस से कम देता है, जिसके मिनिमम वेजेस फिक्स कर रखे हैं उस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए, उससे कम देता है तो उसको 6 महीने की जेल की हवा और 5,000 रुपए का फाइन देना पड़ेगा, राइट। एंड यहाँ पे आगे बताया है दैट अगर कोई एम्प्लॉयर इस प्रोविजन से, इस एक्ट के प्रोविजन से वॉयलेट करता है, कंट्रावेन करता है, तो उस पर्टिकुलर केस में, और जहाँ पे उस पर्टिकुलर केस की कोई पेनल्टी अलग से नहीं दे रखी है, तो क्या पेनल्टी मानी जाएगी, उसको जो है फाइन लगाया जाएगा 500 रुपीज का। Payment of Bonus Act. Now we will be discussing with the Payment of Bonus Act. So this was all about your Minimum Wages Act. कौन फिक्स करेगा, किस तरीके से फिक्स किया जाएगा, क्या मेथड अडॉप्ट किए जाएंगे, ये सारी चीजें हैं आपके मिनिमम वेजेस एक्ट के रिस्पेक्ट में। एंड नाउ विल बी गोइंग फॉरवर्ड विद दिस पर्टिकुलर एक्ट, दैट इज योर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर क्लास, so before starting with this particular act, let's discuss a very important thing that Study IQ provide करता है आपको EPFO का क्रैश कोर्स। तो अगर आपको अपने एग्जामिनेशन की पूरी कम्प्रीहेंसिव तरीके से तैयारी करनी है, बी इट योर GS पार्ट और नॉन GS पार्ट, तो आप हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। नाउ इस क्रैश कोर्स में आप लाइव क्लासेस अटेंड करके अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं रिस्पेक्टेड फैकल्टीज से। और अभी मैं इस क्रैश कोर्स में आपको पढ़ा रही हूँ लेबर लॉ, सारा एक्ट, सारे कोड्स डिटेल में जो भी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है एग्जामिनेशन के लिए। नाउ वन मोर थिंग दैट दिस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स इज फॉर बोथ द पोजीशन दैट इज AO और EO एंड APFC, दोनों ही पोस्ट के लिए सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स में। सो लाइव बैठ के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, एक तो बेस्ट पार्ट है इस चीज़ का। एंड जस्ट बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट नाउ, बहुत कम टाइम बचा है, तो आप अपना नॉन GS के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे लेबर लॉ हो गया, अकाउंटिंग हो गया, कॉन्स हो गया, वो सारी चीजें कवर अप कर सकते हो इस क्रैश कोर्स से। क्योंकि आई प्रिज्यूम कि GS का पार्ट आप में से बहुत सारे बच्चे UPSC का एग्जाम दे रहे होंगे, उनका ऑलरेडी कवर अप होगा, तो नॉन GS पार्ट के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। स्पेशली आप इस लाइव कोर्स में, क्रैश कोर्स में आपको करना क्या है, आपको यूज करना है प्रोमो कोड श्री लाइव, जिससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट। तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा श्री लाइव का प्रोमो कोड यूज करके सिर्फ और सिर्फ 3,999 रुपए में। सो आई वुड से कि इफ यू हैवंट एनरोल्ड टिल नाउ, जस्ट गो एंड एनरोल योरसेल्फ और अपने सिलेबस को इतने कम टाइम में कंप्रिहेंसिव तरीके से कवर अप कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स बिगिन विद दिस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट।
नाउ इस पर्टिकुलर एक्ट को क्यों बनाया गया, बोनस का मतलब क्या होता है? देखो, बोनस का मतलब होता है कि कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, राइट? कोई आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है गुड वर्क के लिए, कि भाई आपने इतनी लॉयल्टी दिखाई इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, इस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में, तो उसके लिए एम्प्लॉयर एनुअली आपको बोनस देता है, राइट? तो बोनस का जो ये मतलब है, जो ये टर्म है बोनस का, इसको पूरे एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं कर रखा है कि भाई बोनस क्या होता है, बट देन एज पर द डेफिनेशंस गिवन बाय वेबस्टर इंटरनेशनल डिक्शनरी, वी कैन से something given in addition to what is ordinarily received or strictly due to the recipients. बेसिकली कहता है कि कोई आपने अच्छा काम किया, उसके लिए आपको बोनस दिया गया है। दैट इज अ वेरी कैजुअल वर्ड आई वुड से, जहां पे आप सबको पता होगा कि भाई बोनस क्या है, कि कुछ अच्छा काम किया, कुछ रिवॉर्ड आपको दिया गया है क्योंकि आपने लॉयल्टी दिखाई, आपने हार्ड वर्क से काम किया, तो उसके लिए आपको ये बोनस दिया जा रहा है। तो बोनस इज अ रिवॉर्ड फॉर अ गुड वर्क यू कैन से, एंड शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द एम्प्लॉय इज वर्किंग। और जो एम्प्लॉयज आपकी इतनी मेहनत से काम करते हैं और आपको प्रॉफिट ला के देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर उसको बोनस देता है, मतलब शेयर करता है अपने प्रॉफिट को, राइट? नाउ टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ बोनस, इस एक्ट को इनैक्ट किया गया था। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं बोनस को लेकर, ही कितना बोनस देना है, कितना मिनिमम बोनस होना चाहिए, क्या मैक्सिमम बोनस होना चाहिए, उस पर्टिकुलर चीज को रेगुलेट करने के लिए इस पर्टिकुलर एक्ट को इनैक्ट किया गया। क्लियर? नाउ ऑब्जेक्ट क्या है इस पर्टिकुलर एक्ट के? तो अगर हम एक बार ऑब्जेक्ट देखें, तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट तो है कि भाई मेंटेन करना पीस एंड हार्मनी बिटवीन द लेबर एंड द एम्प्लॉयर, कि भाई हार्मनी मेंटेन रहे, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, आराम से अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन हो, राइट? बाय अलाउइंग द एम्प्लॉयज टू शेयर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, कि हाँ भाई एम्प्लॉयज जो हैं इतनी मेहनत से काम करके प्रॉफिट लेकर आते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट के लिए, तो उनको जो है शेयर किया जाए, प्रॉफिट उनके साथ शेयर किया जाए, राइट? एंड प्रिस्क्राइबिंग द मैक्सिमम एंड द मिनिमम रेट ऑफ बोनस, और यहाँ पे बता दिया गया है एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी कि भाई इतना मिनिमम होगा और इतना मैक्सिमम होगा। ऐसा भी नहीं है कि ये एक्ट सिर्फ एम्प्लॉय के फेवर में बनाया गया है या एम्प्लॉय के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए बनाया गया है, बट रादर आई वुड से दिस पर्टिकुलर एक्ट इज सेफगार्डिंग बोथ ऑफ देम, एम्प्लॉय आल्सो और एम्प्लॉयर आल्सो। एम्प्लॉयर को बता दिया गया है कि भाई मैक्सिमम इतना ही बोनस देना है, एम्प्लॉय को भी पता है कि भाई मिनिमम इतना देना है, मिनिमम इससे कम नहीं मिलेगा बोनस और इससे ज्यादा भी बोनस नहीं दिया जाएगा, राइट? टुगेदर विद द स्कीम ऑफ सेट ऑफ एंड सेट ऑन। नाउ व्हाट इज द सेट ऑफ और सेट ऑन, we'll be discussing it later on. Not only secures the right of the labor to share the profits but also ensure a reasonable degree of uniformity. और कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एक जैसा करने के लिए ये एक्ट को इनैक्ट किया गया है कि भाई बोनस के रिस्पेक्ट में मिनिमम बोनस इतना होना चाहिए और मैक्सिमम बोनस इतना होना चाहिए, राइट? नाउ एप्लीकेबिलिटी देखते हैं कि ये एक्ट एप्लीकेबल किस पे होता है। तो ये एक्ट एप्लीकेबल करता है हर फैक्ट्री पे और हर स्टैब्लिशमेंट, दूसरी स्टैब्लिशमेंट पे जहां पे 20 या 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वेयर 20 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड, राइट? नाउ वी आर एम्प्लॉयड ऑन द डे ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, तो मतलब अकाउंटिंग ईयर में 20 से 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में या फिर दूसरी स्टैब्लिशमेंट्स में। नाउ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो वो 2 महीने का नोटिस देकर एप्लीकेबल कर सकती है उस एस्टैब्लिशमेंट पे, उस फैक्ट्री पे जहां पे आपके 20 लोगों से कम लोग हैं, बट नॉट लेस देन 10 लोग। मतलब कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस अगर एस्टैब्लिशमेंट में 11 लोग काम करते हैं तो उस पर ये एप्लीकेबल कर सकती है ये पर्टिकुलर एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, उस एस्टैब्लिशमेंट पे ये एप्लीकेबल कर सकती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जहां पे 11 लोग काम करते हैं या 11 या 18 या 19 के बीच में लोग काम करते हैं, इतना नंबर पे काम करते हैं, 18 लोग काम करते हैं, 17 लोग काम करते हैं, 15 लोग काम करते हैं, तो उस पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 2 महीने का नोटिस देके एप्लीकेबल कर सकती है। बट किसी भी हाल में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट उस एस्टैब्लिशमेंट या उस फैक्ट्री में नहीं लगेगा जहां पे 10 से कम लोग काम करते हैं। क्लियर? नाउ डेफिनेशंस के बारे में बात करें तो सैलरी और वेजेस का क्या मतलब है? तो ये कहता है सारी तरीके की रेन्यूमरेशंस जो कैपेबल है एक्सप्रेस करने के लिए इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और यहाँ पे इंक्लूड करता है डेयरनेस अलाउंस। तो मतलब सारे रेन्यूमरेशंस और आपका डीए इसमें एप्लीकेबल इंक्लूड होता है, मतलब डीए भी इसमें काउंट किया जाता है। क्या चीज काउंट नहीं की जाती है, क्या इंक्लूड नहीं है इसमें?
ओवर टाइम वेजेस इंक्लूड नहीं है, कोई दूसरे अलाउंसेस जिसको जो एम्प्लॉय इंटाइटल है वो नहीं इसमें काउंट किए जाएंगे आपके वेजेस की डेफिनेशन में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के लिए। द वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन की वैल्यू ऐड नहीं करी जाएगी। सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस और अदर एम्यूनिटीज, ये सारी चीजें ऐड नहीं होंगी वेजेस में। अदर कंसेशनल सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स और अदर आर्टिकल्स, तो अगर कुछ भी फूड ग्रेन्स आपको दिए जा रहे हैं कंसेशनल रेट पे, वो भी इस वेजेस की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें वेजेस में इंक्लूड नहीं की जाएंगी। बस वेजेस में क्या इंक्लूड होगा, सारे वेजेस, सारे रेन्यूमरेशंस, साथ में डीए, ठीक है, डीए उसमें इंक्लूड होगा, बाकी सारी चीजें इंक्लूड नहीं करी जाएंगी। नाउ एनी ट्रैवलिंग कंसेशंस या फिर दूसरे बोनस लाइक प्रोडक्शन बोनस, अटेंडेंस बोनस, या कोई भी कंट्रीब्यूशन आपने प्रोविडेंट फंड में किया है, ग्रेट्युटी में किया है, या कोई भी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन आपको टर्मिनेट किया गया, उसको कंपनसेशन मिला आपको उस पे, वो इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। कोई भी ग्रेट्युटी ऐड नहीं की जाएगी। कोई भी कमीशन अगर आपको मिला है, कोई सेल्स कमीशन या कोई प्रमोशन कमीशन मिले हैं आपको, तो वो इस वेजेस की डेफिनेशन में फॉल नहीं किया जाएगा, राइट। तो ये लिस्ट पूरी, एंड अलोंग विद दैट दिस विल नॉट बी एडेड, ये सारी चीजें ऐड नहीं करी जाएंगी। क्लियर। नाउ कौन एलिजिबल है बोनस लेने के लिए, तो वो एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 10,000 रुपए तक की है पर मंथ, वो इंटाइटल है लेने के लिए। अब 21,000 कर दी है अमेंडमेंट से, बट अभी भी एप्लीकेबल नहीं है, राइट। इस एक्ट में ये अभी अपडेट नहीं किया गया है। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछे कि बोनस एक्ट किस पे एप्लीकेबल होता है, तो आपको मार्क करके आना है 10,000 रुपीज पर मंथ जो एम्प्लॉइज कमाते हैं उन पे एप्लीकेबल होता है। अप टू लिखा है यहाँ पे वर्ड, जिनकी 10,000 रुपए तक की सैलरी है उन पे ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल किया जाएगा, वो इंटाइटल होंगे बोनस के लिए। बट वहां पे उस पर्टिकुलर केस में आपको ये चेक करना है कि अकाउंटिंग ईयर में कम से कम 30 दिन काम किया हो, 30 डेज काम किया हो, 30 डेज वर्किंग की हो उसने पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, तो वो एम्प्लॉय जो 10,000 रुपए से कम कमा रहा है या 10,000 रुपए कमा रहा है, उस पे ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लगेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उसने 30 दिन तो काम किया हो। ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग ईयर में एक ही दिन काम किया है तो उसको बोनस मिलेगा, ऐसा नहीं है। 30 दिन तो मिनिमम उसने काम किया ही हो, राइट। इवन अ वर्कर वर्किंग इन अ सीजनल फैक्ट्री क्या होती है, जो सीजन्स पे आती है, जैसे मान लो आइसक्रीम फैक्ट्री हो गई, गर्मी में चलती है, ठंड में बंद रहती है, राइट। तो इस तरीके की जो फैक्ट्रीज है, सीजनल हो गई, टी प्लांटेशन हो गया, तो जो सीजनल फैक्ट्रीज हैं उस पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। उस पर्टिकुलर केस में भी उस सीजन में एटलीस्ट 30 डेज काम किया हो, राइट। अप्रेंटिस पे जो ट्रेनीज होते हैं उन पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, वो एलिजिबल नहीं होते हैं बोनस के लिए, राइट। तो ये ध्यान में रखना कि कौन इंटाइटल है, 10,000 रुपए तक की जो सैलरी कमा रहे हैं, जिनके वेजेस 10,000 रुपए तक के हैं, वो इंटाइटल है बोनस लेने के लिए, 30 दिन उसने काम किया हो, राइट। सीजनल फैक्ट्रीज वाले भी इंटाइटल है, 10,000 रुपए से कम की सैलरी है या 10,000 तक सैलरी है, वो इंटाइटल है, बट मिनिमम 30 डेज काम किया हो उन्होंने किसी अकाउंटिंग ईयर में। और साथ में कहता है कि अप्रेंटिस पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। कौन डिस्क्वालिफाइड है फॉर बोनस, किसको डिस्क्वालीफाई कर दोगे भाई, इसको बोनस नहीं मिलेगा, किन किन रीजंस पे। नाउ एम्प्लॉय शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम रिसीविंग बोनस अंडर दिस एक्ट इफ ही इज डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस। अगर उसको डिसमिस कर दिया गया सर्विस के लिए इन कारणों की वजह से, फ्रॉड किया था इसलिए उसको डिसमिस कर दिया है, या फिर वायलेंट बिहेवियर है उसका प्रेमाइसेस के अंदर या एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, तो उसको डिसमिस किया गया है, तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। और लास्ट में कहता है थेफ्ट करा हो, मिस अप्रोप्रिएट करी हो कोई प्रॉपर्टी एस्टैब्लिशमेंट की, तो उस पर्टिकुलर केस में उसको बोनस नहीं मिलेगा, तो वो इंटाइटल नहीं है बोनस के लिए। तो अगर फ्रॉड किया है, थेफ्ट है, मिस अप्रोप्रिएट की है कोई प्रॉपर्टी चुराई है उस पर्टिकुलर प्रेमाइसेस एस्टैब्लिशमेंट की, या फिर कोई वायलेंट बिहेवियर है उसका उस पर्टिकुलर प्रेमाइसेस में एस्टैब्लिशमेंट के, तो उस पे ये डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, वो उसको बोनस नहीं मिलेगा और एक्ट का कोई भी मतलब नहीं होगा। फिर वो ये नहीं कह सकता कि भाई इस पर्टिकुलर एक्ट में जाके कि मेरा बोनस मारा गया, तो उसको पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा, उसको बोनस नहीं मिलेगा, वो इंटाइटल नहीं होगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नाउ व्हाट इज द मिनिमम बोनस, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ये कहता है एवरी एम्प्लॉयर शैल बी बाउंड, यहाँ पे वर्ड शैल यूज किया है, मैंडेटरी है कि हर एम्प्लॉयर बाउंड है कि वो पे करे एनुअली, सालाना उसको पे करे हर एम्प्लॉय को इन रिस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर विद इन 8 months और फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ना इसको समझो अच्छे तरीके से कि मान लो यहाँ पे क्लोज हो रहा है आपका अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, और अकाउंटिंग ईयर यहाँ पे आपका क्लोज हो रहा है, तो यहाँ से 8 महीने के अंदर आपको उसको बोनस दे देना है एनुअली।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ तो उसके 8 महीने के अंदर आपको उसको बोनस दे देना है। नाउ मिनिमम बोनस कितना होगा, 8.33% ऑफ सैलरी और वेजेस अर्न्ड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो उस अकाउंटिंग ईयर में जो भी वेजेस और सैलरी है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, ठीक है, जिसने अर्न करी है, उसका 8.33% दिया जाएगा मिनिमम बोनस। ठीक है, और ₹100 विच एवर इज हायर, तो 8.33% दिया जाएगा उसको, जो भी उसकी सैलरी उसने अर्न करी है अकाउंटिंग ईयर में एक, ठीक है, या फिर ₹100 जो भी ज्यादा है। अगर 8.33% ज्यादा आ रहा है तो 8.33% उसको बोनस मिलेगा, या फिर अगर ₹100 ज्यादा आ रहे हैं तो ₹100 उसको बोनस दिए जाएंगे, एज अ बोनस दिया जाएगा। तो जो भी हायर, इन दोनों अमाउंट में से जो भी हायर है वो दिया जाएगा। नाउ इन केस कि कोई एम्प्लॉय है जिसने कंप्लीट नहीं किए हैं 15 साल अपने एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जब अकाउंटिंग ईयर शुरू हो रहा था तो वो 15 साल उसने कंप्लीट नहीं किए थे, तो उस पर्टिकुलर केस में ₹100 की जगह ₹60 कैलकुलेट किए जाएंगे। जो भी हायर होगा 8.33% या 60 रुपीज, विच एवर इज हायर, वो उसको दिया जाएगा। मैक्सिमम बोनस क्या दिया जाएगा, तो ये कहता है कि मिनिमम कितना हुआ, मिनिमम तो 8.33 है, और यू कैन से ₹100 विच एवर इज हायर। मैक्सिमम के केस में बता दिया 20% ऑफ द सैलरी, 20% ऑफ द सैलरी अर्न बाय द एम्प्लॉय इन द अकाउंटिंग ईयर, उसका 20% मैक्सिमम बोनस, इससे ज्यादा बोनस नहीं देगा एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर बाउंड है एनुअली पे करने के लिए बोनस को। नाउ आप कैलकुलेट कैसे करोगे बोनस को, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, अवेलेबल सरप्लस एंड एलोकेबल सरप्लस फॉर द अकाउंटिंग ईयर हैज टू बी कैलकुलेटेड। तो ये 3 चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। क्या क्या, ग्रॉस प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, अवेलेबल सरप्लस और एलोकेबल सरप्लस आपको कैलकुलेट करना पड़ता है अकाउंटिंग ईयर का। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, तो सबसे पहले देखो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा, फर्स्ट शेड्यूल के में दे रखा है कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे बैंकिंग कंपनी के केस में। तो अगर आपको बैंकिंग कंपनी के लिए ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो वो फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है। ठीक है, एग्जाम में कैसे कैलकुलेट करना है ये नहीं पूछा जाएगा, बस पूछा जाएगा कि कहाँ पे दे रखा है, कौन से शेड्यूल में दे रखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो यू कैन से कि बैंकिंग कंपनी के रिस्पेक्ट में ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कहाँ देखना पड़ेगा, फर्स्ट शेड्यूल को जाके देखना पड़ेगा। सिमिलरली दूसरे एस्टैब्लिशमेंट के केस में सेकेंड शेड्यूल के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर, बेसिक सी बात समझो। अगर अभी आप ये मत समझो कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपको बैंकिंग कंपनी में देखना है कि क्या ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो आपको शेड्यूल 1 को रेफर करना है, वहां पे बता रखा है कि कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, इन अदर एस्टैब्लिशमेंट्स आपको सेकंड शेड्यूल को देखना है कि कैसे कैलकुलेट करोगे ग्रॉस प्रॉफिट। नॉट टॉकिंग अबाउट अवेलेबल सरप्लस। अवेलेबल सरप्लस कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सबसे पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट देखना होगा एंड द नेक्स्ट स्टेप इज अवेलेबल सरप्लस। तो अवेलेबल सरप्लस के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कि अवेलेबल सरप्लस में ग्रॉस प्रॉफिट लिखोगे पहले आप, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट लिखोगे, उसमें से डिडक्ट करोगे कुछ अमाउंट जो आपका सेक्शन 6 में दे रखा है, मतलब कुछ सम्स दे रखे हैं आपके सेक्शन 6 में, उसको आपको ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करना है और फिर ऐड करना है जो भी आपने अपने पिछले साल अकाउंटिंग ईयर में जो बोनस पे करके टैक्स सेव किया है वो आप उसमें ऐड कर दोगे, तो फिर आपका अवेलेबल सरप्लस निकल कर आ जाएगा। तो अवेलेबल सरप्लस के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप शेड्यूल से ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे, फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट में से जो आपके अमाउंट जो डिडक्शंस दे रखे हैं सेक्शन 6 में उसको डिडक्ट करोगे, और उसके बाद जो आपने पैसा बचाया बोनस से, जो टैक्स सेव किया है आपने, वो उसको ऐड कर दोगे, तो फिर आपका अवेलेबल सरप्लस निकल के आ जाएगा। तो फिर आपका अवेलेबल सरप्लस निकल के आ जाएगा ना। आपका एलोकेबल सरप्लस क्या होता है, तो ये कहता है अवेलेबल सरप्लस का, एलोकेबल सरप्लस क्या है, अवेलेबल सरप्लस जो भी हमने एक स्टेप पहले निकाला है उस अवेलेबल सरप्लस का 60% इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज। ठीक है, तो अवेलेबल सरप्लस का 60% बैंकिंग कंपनीज के केस में क्या होगा, एलोकेबल सरप्लस माना जाएगा। सिमिलरली अदर एस्टैब्लिशमेंट्स में 67% अवेलेबल सरप्लस का अदर एस्टैब्लिशमेंट में माना जाएगा
एलोकेबल सरप्लस, राइट। तो सबसे पहले निकाला ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट से हमने निकाला अवेलेबल सरप्लस। कैसे निकाला? ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस किया उस डिडक्शन से, जो डिडक्शंस आपके सेक्शन 6 में दे रखे हैं, और जो टैक्स हमने बोनस से बचाया उसको ऐड ऑन करके हमने अपना अवेलेबल सरप्लस निकाल लिया। अब एलोकेबल सरप्लस क्या है? तो जो आपका अवेलेबल सरप्लस आया है बैंकिंग केस में उसका 60% क्या माना जाएगा? एलोकेबल सरप्लस माना जाएगा, और 67% आपका माना जाएगा इन अदर केसेस। दूसरे केसेस में 67% उस अवेलेबल बैलेंस का एलोकेबल सरप्लस माना जाएगा। क्लियर? नाउ एलोकेबल सरप्लस कैलकुलेटेड अबव हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज बोनस, और ये एलोकेबल सरप्लस आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज अ बोनस अमंग द एम्प्लॉइज इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर सैलरी। तो जो भी उनकी सैलरी है उसके हिसाब से आपको देना होता है इस एलोकेबल सरप्लस से बोनस लोगों को। मिनिमम कितना होगा? 8.33, मैक्सिमम कितना होगा? 20%। इस बात का ध्यान रखकर उस एलोकेबल सरप्लस से बोनस बांट दिया जाता है एम्प्लॉइज को एज पर देयर सैलरीज और दी वेजेस। ठीक है, बस ये मिनिमम और बोनस का ध्यान रखेंगे जब हम डिवाइड करेंगे इस पैसों को। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट योर सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या होता है? तो बेसिकली कह रहा है कि एलोकेबल सरप्लस जो आपका आया है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि मिनिमम कितना बताया था मैंने? 8.33% और 100 रुपीज विच एवर इज हायर। मैक्सिमम कितना बताया? 20%। अब यहां ये कहता है कि जो आपका एलोकेबल सरप्लस है, ठीक है, सरप्लस है, ये अगर इस 20% से ज्यादा आया है, मान लो कि एलोकेबल सरप्लस जो है ज्यादा आ गया, ठीक है, वो ज्यादा अमाउंट आ गया और वो मैक्सिमम बोनस की लिमिट से एक्सीड कर रहा है, ठीक है, तो जितना भी पैसा एक्सीड हो रहा है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। मतलब वो हम बचा लेंगे कि जब हमारी एस्टैब्लिशमेंट में कोई मुसीबत आए, या हम जब अटेन नहीं कर पाएंगे, ज्यादा कमा नहीं पाएंगे ज्यादा पैसा, या फिर हमें प्रॉफिट नहीं होगा जिस साल, उस साल में जो ये कैरी फॉरवर्ड मनी है वो उस साल में एड ऑन कर दिया जाएगा। क्लियर? एक बार पढ़ो इसको। इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर the allocable surplus is more than the maximum 20% bonus, 20% बोनस आपको देना है, उससे ज्यादा है आपका एलोकेबल सरप्लस अगर आ गया है किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो जो वो जितना ज्यादा अमाउंट आया है उसको क्या करोगे? जो एक्सेस एलोकेबल सरप्लस है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे नेक्स्ट ईयर में, राइट? एंड दिस इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड ऑफ बोनस। तो फिर इस तरीके से आपका बोनस, आपसे ये कहा गया था कि 20% से ज्यादा बोनस नहीं देना है, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय को, बट आपका जो एलोकेबल सरप्लस है वो 20% से ज्यादा आया है उस बोनस के, तो जो पैसा ज्यादा आया है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे और उसको हम कहेंगे कि कैरिंग फॉरवर्ड दी बोनस। ठीक है, फॉर बीइंग सेट ऑन, उसको हम क्या कह रहे हैं? सेट ऑन इन सक्सीडिंग ईयर, आगे आने वाले सालों में आप उसका इस्तेमाल कर लोगे। बट यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि विद इन 4 अकाउंटिंग ईयर आपको उसको इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, विद इन 4 अकाउंटिंग ईयर आपको सब उसको इस्तेमाल कर लेना है। मतलब वो जो बैलेंस है आपका, जो आपने ज्यादा कमा लिया है, ज्यादा एलोकेबल सरप्लस आपके पास जो आ गया है, तो जो कैरी फॉरवर्ड आप अमाउंट कर रहे हो वो सिर्फ 4 अकाउंटिंग ईयर के लिए ही अवेलेबल होगा, उसके बाद वो लैप्स कर जाएगा। क्लियर? नाउ ये तो हो गया सेट ऑन, जहां पे आपने ज्यादा एलोकेबल सरप्लस पाया, 20% से ज्यादा पाया, तो आपने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। नाउ कभी ऐसा हुआ कि आपकी कंपनी लॉस में रही, आपको उतना मुनाफा नहीं हुआ, आपको लॉस रहा, तो उस पर्टिकुलर केस में जो लॉस हुआ, मान लो 8.33 मिनिमम था, इससे भी कम आया आपका, ठीक है, आपका अराउंड सिर्फ 5.33 आया, तो अब जो रिमेनिंग रह गया पैसा, जो डिफिसिट में, जो कम पड़ा आपको, वो बोनस उनको बाद में मिलेगा एम्प्लॉय को। ये भी जो है इसको लॉस को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कि वो एंटाइटल है बोनस के लिए, बट उन्हें आगे फर्दर बोनस मिलेगा, राइट? नाउ इन अ केस ऑफ पर्टिकुलर ईयर द एलोकेबल सरप्लस इज लोअर देन 8.33 बोनस, 8.33% से कम आया है एलोकेबल सरप्लस, तो उस पर्टिकुलर केस में जो शॉर्टफॉल है, जितना भी अमाउंट कम पड़ रहा है, मान लो 5.33 है यहाँ पर, तो जितना भी लेस है 8.33 माइनस 5.33 करके जितना भी कम पड़ रहा है वो आपका कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर में, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैरी फॉरवर्ड ऑफ बोनस फॉर बीइंग सेट ऑफ इन दी सक्सीडिंग ईयर। अब इसमें भी कह रहा है कि ये सिर्फ 4 अकाउंटिंग ईयर के लिए वैलिड होगा, उसके बाद वो लैप्स कर जाएगा, तो विद इन 4 अकाउंटिंग ईयर आप इसको बैलेंस करके उनको बोनस दे दोगे। तो होता है कभी कभी स्टैब्लिशमेंट में कि आपको प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं होता या कभी कभी बहुत नुकसान हो जाता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये सेट ऑफ और सेट ऑन का प्रोविजन लेकर आए हैं, राइट? नाउ बोनस इन केस ऑफ न्यू स्टैब्लिशमेंट, अगर आपकी नई स्टैब्लिशमेंट है तो ये कह रहा है, मान लो आज आपने अपनी स्टैब्लिशमेंट नई स्टार्ट करी, तो इसके आपके नेक्स्ट 5 अकाउंटिंग ईयर्स तक,
5 अकाउंटिंग ईयर्स तक आप उसी अकाउंटिंग ईयर में बोनस दोगे जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, क्या कहता है, इन द फर्स्ट 5 अकाउंटिंग ईयर द फॉलोइंग द ईयर इन विच द एम्प्लॉयर बिगिन टू सेल हिज गुड्स एंड रेंडर सर्विसेज। जिस साल उसने बेचना शुरू किए अपने गुड्स को, उसके बाद जो भी आपके 5 अकाउंटिंग ईयर्स होंगे, बोनस इज पेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट अकाउंटिंग ईयर इन विच द एम्प्लॉयर्स डिराइव्स द प्रॉफिट। तो जिस साल उसको, जिस 5 अकाउंटिंग ईयर में जिस साल भी उसको प्रॉफिट हुआ है उस साल ही आपको बोनस देना होगा, अदरवाइज नहीं देना होगा। राइट, तो नए एस्टैब्लिशमेंट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पहले दिन से प्रॉफिट होने नहीं लगता, तो इसलिए यहाँ पर नए एस्टैब्लिशमेंट का ध्यान रखा है कि फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, जिस भी अकाउंटिंग ईयर में आपको फायदा हुआ है उस टाइम से आपको बोनस देना होगा, मतलब उस ईयर का आपको बोनस देना होगा। नाउ डिडक्शंस जो अलाउड हैं फ्रॉम द बोनस की, कौन सी डिडक्शंस आप कर सकते हो, तो यहाँ पे कह रहा है कोई कस्टमरी, कोई फेस्टिवल, कोई इंटरिम बोनस पेड किया है, ठीक है, या फिर कोई पार्ट ऑफ द बोनस पेड बिफोर इट्स बिकम पेबल, या फिर कोई फाइनेंशियल लॉस कॉज बाय द मिसकंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉय, तो ये सारी आप डिडक्शंस कर सकते हो। जैसे कि फॉलोइंग अमाउंट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ बोनस, कि भाई ये सारे अमाउंट्स एडजस्ट किए जा सकते हैं बोनस के अमाउंट से। कैसे, मान लो कोई आपको कस्टमरी या फेस्टिवल या इंटरिम बोनस पेड था, ठीक है, पे कर दिया था, कोई फेस्टिवल बोनस आ गया, फेस्टिवल आ गया था, उस पर बोनस पे कर दिया, तो वो एडजस्ट हो सकता है। दूसरा कहता है कोई पार्ट ऑफ द बोनस पहले ही आपने ले लिया है, ठीक है, बोनस का कुछ पार्ट आपने पहले ही ले लिया है, तो वो एडजस्ट कर लिया जाएगा आपके बोनस के अमाउंट से। या फिर आपका किसी मिसकंडक्ट की वजह से कुछ लॉस हुआ है, ठीक है, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो जितना भी लॉस हुआ है वो आपके बोनस के अमाउंट से एडजस्ट कर दिया जाएगा। नाउ टाइम लिमिट एंड मोड ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस जो कहता है कि आपको इस साल अगर आपने क्लोज किया है अपना अकाउंटिंग ईयर, तो इस साल से 8 महीने के अंदर आपको बोनस देना होगा सारे एम्प्लॉइज को, ठीक है, ये ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर की। नाउ द बोनस शुड बी पेड इन कैश में पेड करना होगा आपको विद इन 8 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, और विद इन 1 month वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट फ्रॉम द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द अवार्ड और कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ अ सेटलमेंट। अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो विद इन 1 month आपको बोनस देना होगा। Clear. However, an employer may apply for the extension of a period of 8 months to up to 2 years if there is a sufficient cause. तो अगर sufficient cause है तो यहाँ पे ये 8 महीने से 2 साल तक extend करा सकता है employer, बट उस पर्टिकुलर केस में उसके पास sufficient cause होना चाहिए, ठीक है। पेनल्टी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो पेनल्टी एम्प्लॉयर पे लगेगी अगर उसने कोई भी वायलेट करता है किसी भी प्रोविजन को इस पर्टिकुलर एक्ट के, या किसी भी रूल को, या फेल करता है कंप्लाई करने के लिए कोई भी डायरेक्शंस जो दी गई हैं इस अथॉरिटीज द्वारा इस पर्टिकुलर एक्ट में, तो उसको कितनी इम्प्रिजमेंट होगी, 6 months की इम्प्रिजमेंट होगी और 1000 रुपीज का फाइन होगा। ₹1000 का उस पर फाइन लगाया जाएगा। तो अगर वो कुछ कंट्रोवेंट करता है या फिर फॉलो नहीं करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को इस पर्टिकुलर एक्ट के, तो उस पर ये फाइन होगी और इसको जो है कम से कम 6 महीने के लिए जेल की हवा खानी पड़ेगी। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। I hope it is clear for everyone. Now एक और important announcement that I have told you कि Study IQ लेकर आया है आपके लिए क्रैश कोर्स। तो EPFO एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है आपको इतने कम समय में, तो आप हमारा ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और इस क्रैश कोर्स में मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए आपको क्या करना है, श्री लाइफ का कोड यूज करना है और आपको ये जो कोर्स है वो इस कोड से पड़ेगा मैक्सिमम डिस्काउंट में जस्ट ₹3,999। और इस कोर्स में हम लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, तो जो भी नॉन GS सब्जेक्ट्स हैं वो आप अपने लाइव क्लासेस अटेंड करके सारे डाउट्स उस पर क्लियर कर सकते हैं। कम टाइम में कम्प्रिहेंसिव तरीके से वो सारी चीजें पढ़ सकते हैं जो रिलेवेंट है एग्जामिनेशन के लिए, और अपने एग्जामिनेशन की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। So this was all from my end in today's session. I hope you have understood both the acts of wages well, and please like the session. Thank you so much for watching. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।